हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई यूनिट 7 में हिंदी कहानी। ठीक है, जितनी भी कहानियां 21 कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है, तो हम सभी को बारी बारी से लाइन टू लाइन देखेंगे सभी कहानियों को। ठीक है, तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं दुलाई वाली कहानी, जो कि बंग महिला, इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष था। 1907 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और बता देते हैं इस कहानी को हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। इसके बाद हम फिर दृष्टि की बुक में जो दिया गया है दुलाई वाली कहानी के बारे में, जैसे देख लीजिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी दुलाई वाली कहानी। ठीक है, तो इसी तरह से और भी पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, उसको हम अभी बाद में देखेंगे। पहले हम कहानी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानी है, छोटी सी कहानी है, तो इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है दुलाई वाली, 1907 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। शुरू करते हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती, दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबिया और सुगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बज रहे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है, उस समय कितने बज रहे थे? 11 बज रहे थे। गोदौलिया की बाएं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी यानी रहने के लायक ऊपर था। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। ठीक है, सीता की यहाँ पर पूछा जाता है पात्र का नाम या फिर इसका कितने वर्ष की थी, तो अभी देखते हैं आगे क्या है। कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। ठीक है, सीता कौन थी? जानकी की बहन थी। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीन स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना पड़ेगा। किसने कहा था ये? पुरुष ने, यानी वंशीधर। अभी आगे इसका नाम आएगा। ठीक है, इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्य युक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा या क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। आगे है, तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। नवल किशोर कौन थे? वंशीधर के मित्र थे जो कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। आगरा का भी जिक्र हुआ है, उनकी बहू आगरे से आ रही है। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। ठीक है, मुगल सराय इलाहाबाद। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावे। कौन कह रहा है? जानकी कह रही है। हाँ, जो यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकेगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। अब यहाँ पर वंशीधर कहते हैं, क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? जानकी कहती है, उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियां काढ़ रही थी
कि इतने में ना जाने कहां से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियां खा रही है। कौन कहते हैं? नवल किशोर। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो नहीं खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। आगे है, इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूं, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। ठीक है। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे, बनारस में ससुराल था। ये वाला पॉइंट पूछा गया है। वंशीधर कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद के रहने वाले थे और बनारस में उनका ससुराल था। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा कोई नहीं है। ये भी पॉइंट पूछा गया है। ठीक है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट इतना है, ये सभी पॉइंट पूछे गए हैं कोट में देकर। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा, और फिर नवल किशोर इनके दूर के नाते के ममेरे भाई थे। ठीक है। पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब हैं। आगे चलते हैं। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज बोलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। कितने बजने पर? 1 बजने पर। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की ही नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे एक कहारे। ठीक है। सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है। वे हर घड़ी बेचैनी से बात करते हैं। उस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। वंशीधर। बंशीधर बोले, नहीं तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही है, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ आएंगे नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। आगे है, वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। कहाँ पर? सिकरौल के स्टेशन के पास। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? आगे, नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना।
वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। पूछा जा सकता है ये किस कहानी की है। ठीक है, क्या जानकी जरा बाहें टेढ़ी करके बोली, ओ धोती तो धोती पहनने से काम क्या यह बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाएं, पुल के ऊपर तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। किसने कहा था ये? इक्के वाले ने। वंशीधर फिर कर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूं तो? कौन कहा? वंशीधर। इक्का वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंचे। कहा? राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल में धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही शुरू में आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को टहरा गए। भीतर घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का है कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताने मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए? कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरे में मिलाकर 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। कितने थे? पूछा जा सकता है। 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेट्रोल की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियां और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय 1.5 में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचकाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले
के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी ना थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देखो रोवल करत हई। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई है। पहली, दूर बौरही ई जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी, तो हो भलू तो कहूं, कहकर दूसरी भद्र महिला ने से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जापुर चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह सुन ना सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछिला ना, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो। आए इलाहाबाद को इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गोइया। पहली, अरे नाही जानेलू प्रयाग जी, जहां मनई मकर नहाए जाला। मकर। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जानित ले, कह के नाही तोहरे पंच के धर्म में से 4 दाई नहाए चुकी हुई। ऐसे हो सोमवारी और गहन दका लाग रहा, तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। आगे, पहली, आवे जाए के तो सब औते जाता बटले बाटेन, फुन यह साइत तो विचारो विपत में ना पड़ल बाटली। हे हम पंचा हई राजघाट टिकस कटौली, मंगल के सर्वे उतरली हो द पुन चढ़ीली। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरो मोरे संगे रही। दकौने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से के जुरते गड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दही नाती काहे के खड़ी होए। पहली, उ मेहरुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहूं खड़ी होला। आगे इसकी इस बात पर कुल कमरे में वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाय का नाही, हे साहेबवा सुन तो कलकत्ते ताई ले मशुलिया ले, अरे इहो तो नाही की दूर से आवत रहले ना, फरागत के बदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना की हो गोइया। तीसरी, हम देखे रहली हो मजे टोपी दिले रहलन को। इस तरह उनकी वेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर ही पहुंचा दूंगा। आगे वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कहीं, नाही भैया हम पंचे कंके केहू से कुछ कही, अरे एक के एक करत ना बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि।
ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुई और कोई कोई नाराज भी हुई। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फारसी सी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कौन? वो नवल किशोर थे। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूंगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजा होला। अरे ओकर ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देहलेन और अपुआ तउन टिकस ले के चल देहलेन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। कौन कहा था? लाठी वाले ने। ये वाला कथन पूछा गया किसका है? लाठी वाले का। इस बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने लगे। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर अब स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौटकर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। पर इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइड में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, अब तुम्हारी ही करतूत है, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ, यह तो कहे तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं बेड़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे के में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट हो जाऊंगा होऊंगा, फिर थोड़ा और देख ले। करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। कौन कहता है? वंशीधर। नवल किशोर कहते हैं। यह सुनकर वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना।
हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की विसाथी कितनी। 4 हाथ की धुलाई की विसाथी कितनी, किसने कहा? वो नवल किशोर। आगे इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है कि हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो ये इन्हें दया न आवे। कौन कह रहा है? जानकी। ये वाला कथन पूछा गया, किसका है? जानकी का। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। यहाँ पर कहानी समाप्त है। अब आगे हम देखेंगे दृष्टि वाली बुक में क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पेपर में पूछा जाएगा। दुलाई वाली बंगे महिला, इनका पूरा नाम था राजेंद्र बाला घोष। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। कुंभ में छोटी बहू, इनके प्रमुख कहानियों के नाम है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है क्रम से भी। इनके जो भी लेखक आपके लगे हैं, कहानी नाटक कुछ भी है, इनके सभी याद होना चाहिए। तो इनकी राजेंद्र बाला घोष की एक कहानी है कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी, भाई बहन 1908। यहाँ पर क्या, डालिया 1909, हृदय परीक्षा इनकी प्रमुख कहानियां हैं। आगे चलते हैं। बंग महिला, इनका जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था। पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। आरंभिक दौर की महिला कथाकारों में प्रमुख है। इनकी पुस्तक कुसुम संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, कुसुम संग्रह का संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया था। यहाँ पर देखते हैं, नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है। ठीक है, पूछा जाता है ये वाला पॉइंट में। काशी बनारस के लोगों के जीवन का प्रकाश है। बनारसी शौक और बोली का समावेश, विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण है। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का विवरण है। पूछा जा सकता है कहां से कहां तक था? काशी से इलाहाबाद। दो मित्रों के हंसी मजाक एवं व्यवहार का चित्रण है। दोनों में गहरी मित्रता, दोनों एक जान दो कालिब थे। अब इसके प्रमुख पात्र, ठीक है, पात्र थे वंशीधर, जानकी की पति थे। नवल किशोर के मित्र थे वंशीधर, नवल किशोर के लिए अगाध स्नेह था। नवल किशोर वंशीधर के घनिष्ठ मित्र, विनोद प्रिय, खूब हंसी मजाक करने वाले, कलकत्ते से नई बहू को लेकर चले थे और वंशीधर को तार भेजा था कि उन्हें इस ट्रेन में मिले। कट्टर स्वदेशी थे। कौन? नवल किशोर। आगे जानकी कौन थी? वंशीधर की पत्नी। उन्हें नवल किशोर का हंसी मजाक पसंद नहीं था, हालांकि उनमें नवल के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था। पारंपरिक भारतीय नारी थी। ससुराल से विदा होने पर रोने के जैसे संस्कार इनमें विद्यमान थे। गौड़ पात्र देखते हैं। नवल किशोर की बहू एक थी, नवल किशोर की बहू सीता कौन थी? जानकी की बहन थी। कहारी जानकी के मायके में नौकरानी थी। ट्रेन में 2-3 महिला सहयात्री थी। कहानी के स्थानों के नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रम से भी लगाने के लिए पूछा जा सकता है। तो दशामेध घाट, गोदौलिया, बनारस, कलकत्ता, मुगल सराय, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। आगे है दुलाई का अर्थात एक प्रकार का चादर चुंडी जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यथार्थ चित्रण, पात्रानुकूल भाषा और स्थानीयता के रंगों से भरी यह कहानी आज भी जीवंत है। बनारसी बोली के संवाद, ट्रेन में औरतों के कदम कहानी की मिठास बढ़ा देते हैं। जो औरतों का वहां पर देख रहे थे कथन था। प्रमुख उद्धरण, ठीक है, देखिए ये वाला पूछा गया यहाँ पर। जो औरतें बातें कर रहे थे, अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देखो देखो रवल करत ही पयाग जी, जहां मनई मकर नहाए जाला। नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक किसका कथन है? वंशीधर कह रहे थे। ठीक है,
आगे खैर दोनों मित्र अपनी जगह अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। लेखक का कथन है, ठीक है, बंग महिला का। पहली औरत थी जो कह रही थी, वो मेहरुआ बड़ी उजबकक रहला, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो खड़ी होला। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी थी। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। लाठी वाले का कथन है, पूछा गया है भला। वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई। इतना कहना था कि दुलाई वाले से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। आगे में दुलाई की विसाथी कितनी, दुलाई की विसाथी कितनी। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है कि हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवे। ये किसका कथन है, जानकी का, ठीक है। तो यहाँ पर दुलाई वाली कहानी समाप्त हुई और हमने जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो भी देख लिया दृष्टि की बुक से। तो उम्मीद है आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगा और इसके बाहर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।